डिलाइट आईएएस के इस मंच पर मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 12 के पार्ट 2 के चैप्टर 2 एक दल के प्रभुत्व के दौर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर है ना, ये जो अभी एनसीईआरटी अपडेट हुई है उसमें से हटा दिया गया है, बट जो मैंने डाउनलोड करी थी या जो मेरे पास है उसमें था, और तो फिर मुझे लगा मैं इसको भी कंप्लीट करवा देती हूँ। और देखिए, जो इसमें जुड़े हुए जो कुछ चीज़ें ऐसी है जो उस टाइम की पॉलिटिक्स थी भारत में आज़ादी के बाद की, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या उससे जुड़े हुए फैक्ट थे, तो मुझे लगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। या एक तरीके से जब हम पॉलिसी के बारे में जानते हैं, जो पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं, भारत की राजनीति के विकास के बारे में जानेंगे, तो ये चैप्टर भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने अभी आपको ये चैप्टर भी कंप्लीट करवा दिया है, आप इस चैप्टर को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था राष्ट्र निर्माण के बारे में कि राष्ट्र निर्माण की क्या चुनौतियाँ थी। अब क्या आया था, अब हम पढ़ेंगे कि एक और जो नई चुनौती थी वह थी लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में। ठीक है, राजनीतिक दलों के बीच में चुनावी प्रतिस्पर्धा आज़ादी के बाद शुरू हो गई थी। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जिस तरीके से हमारा लोकतंत्र था, तो लोकतंत्र का अर्थ ये होता है कि अलग अलग पार्टीज थी जो कि लोकतंत्र की तरफ जा रही थी या अपने लिए एक लड़ाई लड़ती थी, या एक तरीके से वोटिंग का सिस्टम था। तो इन सब चीज़ों के बारे में शुरू हो गई थी। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की किस प्रकार से स्थापना हुई थी, आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में किस प्रकार कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है, विपक्ष दल और उनकी नीतियों का किस प्रकार का दबदबा रहा है, और किस तरीके से ये चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। देखिए, ये हम इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, उस समय के बारे में, लेकिन अभी के बारे में हम जानते हैं कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था मौजूद है। एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, बहुदलीय या एक आधिपत्य दलित व्यवस्था। ठीक है, इसका जो उत्तर है मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय जो नेता थे, उसकी जो उनके समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती थी वह थी लोकतंत्र की स्थापना करना। और एक बात पे हमेशा हर व्यक्ति, मतलब चाहे वो किसी भी मत से आता हो या किसी भी विचारधारा को सपोर्ट करता हो, लेकिन लोकतंत्र के प्रति हमारी गहरी आस्था थी। ठीक है, और सभी नेताओं का ये एकमत था कि लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होनी चाहिए। इसलिए जब भारत में स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र का मांग जब हुआ था, वह मार्ग अपनाया था। लेकिन हमने देखा कि कई जगह ऐसी, जब उस समय की जब सिचुएशन देखते हैं, तो कई ऐसे जो देश थे जो उस समय आज़ाद हुए थे, वहाँ पे अलोकतांत्रिक व्यवस्था भी कायम हुई थी। लेकिन भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उस समय तक देश में अंतरिम सरकार थी। उसके बाद सरकार को चुनाव करवाने थे, और 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ और सुकुमार सेन जो भारत के पहले चुनाव आयुक्त बने थे। देखिए, भारत की परिस्थितियां बहुत अलग नहीं थी। ठीक है, भारत में बहुत कठिन परिस्थितियां थी, नेताओं ने कई अलग रास्ते चुने थे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको पहले बताया था ना, कि वह हमारी जो गहरी प्रतिबद्धता थी वह लोकतंत्र के प्रति थी। ठीक है, हमने लोकतंत्र के प्रति हमेशा से ही अपनी जो कहते हैं आस्था जो थी वह दिखाई हुई थी। चुनाव आयोग की स्थापना करना इसके पक्ष में एक बहुत बड़ा कदम था। फिर हम जानते हैं कि चुनाव आयोग के समय क्या चुनौतियां आई थी। देखिए, चुनाव आयोग ने भारत में यह पाया, सबसे बड़ी चुनौती थी वह थी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। यह कोई आसान मामला नहीं था। चुनावों के लिए चुनाव क्षेत्र का सीमांकन करना ज़रूरी था। फिर मतदाता सूची के बारे में हमें मतदाता सूची बनानी थी। फिर उसके बाद अधिकारियों, चुनाव अधिकार कर्मियों को इसके लिए परीक्षित करना था, लोगों को बताना था, लोगों को सिखाना था कि किस तरीके से करवाते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात थी कि जो उस समय की जो जनता थी या वो जो लोग थे वह बहुत कम जागरूक थे। वहाँ पे साक्षरता दर बहुत कम थी, जिसकी वजह से इस पद्धति के बारे में कुछ ऐसी आसान पद्धति के बारे में सोचना था जो कि लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, देश के विशाल आकार और मतदाताओं की संख्या के माध्यम से यह पहला आम चुनाव था, वह अनूठा ही नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी तादाद थी मतदाताओं की जो गरीब और अनपढ़ थी। इस समय जो था वह चुनाव लोकतंत्र की एक बहुत कड़ी परीक्षा थी। इस वक्त जिस समय भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी ना, उस समय लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही कायम था। ठीक है, उस समय यूरोप के बहुत सारे देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था, लेकिन हिंदुस्तान में सार्वभौम मताधिकार लागू किया गया था, अर्थात स्त्री पुरुष
के साथ ना किसी धर्म, जाति, सामाजिक स्तर, किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया गया था। और जो ये प्रयोग था ये बहुत जोखिम भरा था। इसको एक तरीके से बहुत बड़ा जुआ भी करार किया गया है और चुनाव को 2 बार स्थगित भी होना पड़ा था। आखिरकार हमने देखा कि 1951 अक्टूबर से 1952 तक चुनाव हुए थे, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि लोगों ने चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी भी करी थी और लोगों ने अपना योगदान भी दिया था। कुल मतदाताओं से आधे से अधिक मतदान के दिन उन्होंने अपना वोट भी डाला था। 1952 का जो चुनाव था ना, वह दुनिया की लोकतंत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ था, क्योंकि यह दलील देना संभव नहीं हो पा रहा था उस समय कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी और अशिक्षा के माहौल में नहीं करा सकते। यह साबित हो गया था कि दुनिया में कहीं पर भी लोकतंत्र कायम किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि एक दल का प्रभुत्व का जो दौर था, या जो पहले के समय में हमें कांग्रेस का प्रभुत्व देखने को मिलता है। पहले जो चुनाव थे उसमें किसी को शायद ही कोई अचंभा हुआ, क्योंकि सबको पता था कि राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उस समय वह चुनाव जीत जाएगी। वह एक लोक प्रचलित पार्टी थी और स्वाधीनता संग्राम की भी इनको विरासत हासिल थी। उन दिनों एकमात्र एक यही पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देशों में था। फिर भी इस पार्टी में के जो खुद के जो नेता थे उन्होंने उसकी अगुवाई की थी और पूरे देश का दौरा किया था। जब परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस को भारी भरकम जीत से प्राप्त हुई थी, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि जिस प्रकार से स्थिति थी उस समय, आप ये देख सकते हैं, जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये आप कांग्रेस के प्रभुत्व का एक तरीके से आप ये मैप में देखिए कि किस तरीके से स्थिति थी, ठीक है। उस समय भारत में सिर्फ येलो जो आप पार्ट देख रहे हैं, वह जो पार्ट है वह कांग्रेस शासित प्रदेश था, ठीक है। जम्मू कश्मीर वहाँ का तो अलग ही सिस्टम था, उस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। और जो रेड जो केरल का पार्ट है, वहाँ पे केवल केरल डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट 1957 से 59 के बीच में थी, ठीक है। आप जैसे देख सकते हैं मानचित्र पे आप एक बार नज़र लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इस समय कांग्रेस पार्टी किस कदर यहाँ पर हावी थी, ठीक है। और दूसरा जब आम चुनाव हुआ था उसमें भी, और जब तीसरा हुआ था उसमें भी हम यह देखते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी की जीत का जो आंकड़ा था वह हमारी चुनाव प्रणाली के कारण बढ़ा चढ़ा के दिखाता है, ठीक है। इस तरीके से जो चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट पाने वाले जो तरीके से अपनाया गया था उसकी वजह से यह जो थी यह बहुत ज़्यादा आगे रही है। लेकिन कांग्रेस जो गैर कांग्रेस वोट थे वह भी विभिन्न पार्टियों उम्मीदवारों से जीत गए थे। तो इस तरीके से कांग्रेस बाकी पार्टियों की तुलना में आगे भी रही और उनसे ज़्यादा सीट भी जीती थी, ठीक है। और ये थे कि कांग्रेस के जो प्रथम 3 चुनावों में वर्चस्व या प्रभुत्व के क्या कारण थे, ठीक है। सबसे पहला, स्वतंत्रता की जो स्वतंत्र संग्राम में उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। एक बहुत आज की संस्था नहीं है ये, देखिए आज भी है और ये बहुत पुरानी संस्था है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके समय से ये उस समय स्वतंत्रता संग्राम में आई थी, फिर पॉलिटिक्स में आ गई, फिर एक सुसंगठित पार्टी थी। उस समय एक तरीके से एक ऐसी पार्टी के बारे में कही नहीं थी, एक तरीके से उनका जो ब्रिटिशर्स का जो उत्तरदायित्व था या जो उत्तराधिकार था वह इन्हें दिया गया था। यह एक बहुत पुराना राजनीतिक दल था, जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी स्थापना 1885 में ही हो गई थी, ठीक है। इसके साथ इसका जो राष्ट्रव्यापी नेटवर्क था बहुत मतलब ये एक ऐसा दल था जो पूरे भारत में सब जगह फैला हुआ था। यहाँ के जो नेता थे वह काफ़ी प्रसिद्ध थे, लोगों के लिए बहुत हमदर्द बने हुए थे, या लोगों उनके साथ बहुत मिले जुले भी थे। और सभी जगह से उस समय यहाँ पे लोग थे और सभी को साथ लेकर मेल जोल करके उनकी चलने वाली प्रकृति थी। और जो भारत की चुनाव प्रणाली थी उस स्थिति में भी हमने ये देखा कि इस तरीके से कांग्रेस का जो प्रभुत्व था वह रहा है, ठीक है। और जो कांग्रेस का जो समूह था ना उसमें नवशिक्षित, कामकाजी, व्यापारिक वर्ग और हित समूह थे, जिससे लेकिन बाद में हम देखेंगे कि इन्होंने जन आंदोलन का रूप ले लिया। इसमें एक अनेक प्रकार के लोग आ गए थे। लेकिन जब पहले ऐसा था कि जब कांग्रेस में बहुत पढ़े लिखे हैं जो एलीट क्लास के लोग थे वही जाते थे। लेकिन जैसे जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और इस तरीके की चीज़ें आई हैं उसमें कई लोग उससे जुड़े हुए। कांग्रेस में किसान भी थे, उद्योगपति भी थे, शहर के निवासी भी थे, गाँव के निवासी भी थे, मजदूर और मालिक, सभी को जगह मिली थी। निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म और सभी लिंग को वहाँ पे जगह मिली थी। वहाँ पे स्त्री पुरुष सभी प्रकार का हमें वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए हमने देखा कि कई समूहों ने कांग्रेस के साथ एक साथ सहयोग भी दिया था। अब हम देखते हैं कि ये कांग्रेस की प्रणाली थी या जो कांग्रेस की पद्धति थी वह क्या थी। अभी तक हमने देखा कि कांग्रेस क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी। अब हम देखते हैं कि कांग्रेस की प्रणाली थी या क्या थी, या कांग्रेस के अंदर ये तालमेल और सहनशीलता क्यों थी। देखिए कांग्रेस का जो गठबंधी स्वभाव था, जैसे मैंने आपको बताया कांग्रेस में कई प्रकार के लोग उस समय शामिल थे, ठीक है। जो उस समय के
लोग थे, उन्होंने वहाँ पे जो गठबंधी स्वभाव ने उसे एक असाधारण ताकत दी थी। वहाँ पे सभी प्रकार के लोग थे, ठीक है, तो गठबंधन में उस सबको शामिल कर लिया जाता था। वहाँ पे अतिवादी रुख को अपनाने के से बचना चलता था और हर मसले पर संतुलित होकर चलना पड़ता था। सुलह समझौते के रास्ते पर इन्होंने जोर दिया है, ठीक है, और सर्वसमावेशी होकर गठबंधन की जरूरत की गई, ठीक है। पार्टी के अंदर मौजूद विभिन्न समूह जो गुट होते थे, वह अपने गठबंधी स्वभाव के कारण कांग्रेस की जो सहनशीलता थी वह विभिन्न गुटों से ज़्यादा थी और इससे विभिन्न गुटों को बढ़ावा भी मिला था। कांग्रेस में विभिन्न गुटों से विचारात्मकता सरोकार भी बने हुए थे, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कांग्रेस के अधिकतर जो प्रांतीय इकाइयां थी वह विभिन्न गुटों से मिलकर बनी थी। यह गुट अलग अलग रुख अपनाते थे और कांग्रेस एक भारी भरकम मध्यवर्गीय पार्टी के रूप में उभर कर आती थी। दूसरी पार्टी मुख्यतः कांग्रेस के इस या उस गुट को प्रभावित करने का प्रयास करती रहती थी, लेकिन हम यह देखते हैं कि गुटों की मौजूदगी की यह जो प्रणाली थी यह शासक दल के अंदर संतुलन का कार्य करती है। इस तरीके से जो राजनीतिक होड़ थी वह कांग्रेस के भीतर हमेशा चलती आई है। इस तरीके से हम देखेंगे जो भारतीय राजनीति थी ना, इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा गया है और इस तरीके से जिस प्रकार की जो इस समय की राजनीति थी उसे हम एक तरीके से कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। देखिए पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ कि कांग्रेस का एक मत अधिकार था, हमें देखने को मिलेगा। फिर कई जगह कई गुटों को अपने आपस में जोड़ा गया और कई गुटों को साथ में रख के कार्य करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके की प्रणाली हमें देखने को मिलती है। फिर हम देखेंगे कि प्रमुख विपक्षी दलों का या विपक्ष पार्टियों का उदय हुआ था। देखिए उस दौर में ऐसा नहीं था कि विपक्षी जो पार्टियां थी वह नहीं थी और कई जगह हमने देखा कि चुनावों में उनके नाम भी आए थे, लेकिन जो एक मजबूत पार्टी के रूप में था वह हमें देखने को नहीं मिलता है। 1950 के दशक में सभी विपक्षी दलों को लोकसभा में प्रतिनिधित्व भी मिला था, लेकिन एक तरीके से जो शासन व्यवस्था में जो निर्णायक भूमिका थी वह कांग्रेस की थी। बाद में हम ये देखेंगे कि इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों की आलोचना भी की थी। इन आलोचना में सिद्धांतों का बल होता था। विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा और बहुधा इन दलों के कारण ही कांग्रेस पार्टी के भीतर जो शक्ति संतुलन था वह भी लगातार बदलता चला जा रहा था, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि शुरुआती सालों में विपक्षी और कांग्रेस दलों के बीच में सम्मान जो बहुत ही गहरा था, ठीक है। और ऐसे दलों में हमने देखेंगे कई दलों में एक ऐसे नेता भी तैयार किए जो आगे की देश की तस्वीर के लिए जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी निभाया था। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो प्रमुख पार्टियां थीं, तो जिसमें सबसे पहले समाजवादी दल था, ये कांग्रेस का एक गुट था जो बाद में अलग हो गया था, ठीक है। इसमें जो प्रमुख नेता थे वह थे जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, NM जोशी और राम मनोहर लोहिया। फिर भारतीय साम्यवादी दल था, यह भी एक कांग्रेस का समूह था जो कांग्रेस से अलग हो गया था। स्वतंत्र पार्टी, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। C गोपालाचारी, KM मुंशी और MG रंगा द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। इनका क्या नीतियां थी कि इन्होंने सरकार का हस्तक्षेप कम मांगा था, मुक्त अर्थव्यवस्था, मुक्त बाजार की और ये लोग ज़्यादा ध्यान देते थे। फिर भारतीय जनसंघ 1951 में इसकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, जो अभी की जो भाजपा है उसकी स्थापना है। दीनदयाल उपाध्याय, बल्लाल मोदक, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये इसके जैसे कि अभी आप देख सकते हैं जो इनके प्रमुख नेता थे, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले ये हिंदू महासभा के नेता थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद नेहरू के मंत्रिमंडल में ये नेता भी थे। फिर हम देखते हैं कि इनकी जो नीतियां थी, इन्होंने अखंड भारत के बारे में, एकात्मक शासन के बारे में, इन्होंने अनुच्छेद 370 का विरोध भी किया और समान नागरिक संहिता और कई चीज़ों पर इन्होंने बल दिया था। तो ये इस प्रकार की नीतियां चलती थी। हम ये देखेंगे कि इन नीतियों के चलते हम देखेंगे कि जो इस समय देश की जो लोकतांत्रिक राजनीति थी उसका दौर अलग था। राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र समावेशी था जिसकी अगुवाई कांग्रेस ने की थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के चरित्र के कारण कांग्रेस की तरफ से विभिन्न वर्गों और हितों के लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए थे, लेकिन बाद में सामाजिक और विचारात्मक रूप से कई बदलाव आए, कई नई पार्टियां आई जिन्होंने सत्ता के लिए या एक तरीके से एक नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ जिन्होंने यह कोशिश की और कई जगह ऐसा ज़रूरी भी हुआ कि हित समूह उन्होंने कांग्रेस की क्षमता को घटाया और अन्य राजनीतिक दलों को भी महत्व मिलना शुरू हुआ। इससे क्या हुआ कि इस तरह से कांग्रेस का जो प्रभुत्व था वह देश की राजनीति के हिस्से का सिर्फ एक दौर रहा था, ठीक है। उसके बाद हम अनेक प्रकार की अलग जो चीज़ें हुई थी उनके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम आज के चैप्टर की तरफ। तो आज का जो प्रश्न था वो क्या था कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, तो इसका उत्तर है बहुदलीय व्यवस्था। भारत में इस समय कई प्रकार की पार्टीज हैं,
ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। थैंक यू सो मच।